तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस ऑफ ऑनलाइन सेल के बारे में। एक साइंस क्या होती है हमारा सामान या फिर हमारे प्रोडक्ट सर्विस को ऑनलाइन बेचने के पीछे। ठीक है, जो ऑडियंस होती है, जो कस्टमर्स होते हैं, उनके दिमाग में क्या चीजें चलती है एक सामान लेने से पहले, और उस साइंस को हम कैसे समझ के अपनी सेल्स को इंक्रीज करें। तो आज हमें ये समझना है। सबसे पहली चीज जो रहती है हमारे साइंस ऑफ ऑनलाइन सेल के अंदर, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी ऑडियंस क्या है। ठीक है, वो चाहती क्या है, उनको चाहिए क्या। हम और उसके बाद आता है कि हम उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, पहला आपको आइडेंटिफाई करना है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या रहती है। भाई अगर आपको यही नहीं पता होगा आपकी ऑडियंस को चाहिए क्या, उनको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, तो आप उनके लिए फिर किस टाइप का प्रोडक्ट बनाओगे, आपको आइडिया ही नहीं रहेगा फिर। ठीक है, अब जब तक आपको प्रोडक्ट ऑडियंस की प्रॉब्लम नहीं पता, तब तक आप उनके लिए प्रोडक्ट नहीं बना सकते। तब तक आपकी सेल्स नहीं बढ़ेंगी और आपका बिजनेस लॉस में जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा साइंस ऑफ ऑनलाइन सेल के अंदर, कि जो हमारी इफेक्टिव सेल स्ट्रेटेजी होती है उनमें हमें साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पर ध्यान देना रहता है। ठीक है, अगर जो हमारी साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जो मनोविज्ञान रहता है सामने वाले का, कि भाई जो मेरे सामने एक ऑडियंस है, उसके दिमाग में क्या चीज चल रही होगी कि भाई एक सामान लेने से पहले वो क्या क्या सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में क्या कहते हैं पेन खत्म हो चुके हैं, आप स्कूल का काम करने बैठे हो, कॉलेज का काम करने बैठे हो, कोई डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे हो, आपकी पेन की ink खत्म हो चुकी है। ठीक है, अब फिर आपका काम, आपका दिमाग ऐसे चलेगा कि भाई मेरे को फटाफट से एक पेन चाहिए। कितने का भी हो, कितने रेट का हो, आप उसको, आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, बस एक पेन मिल जाना चाहिए। तो जो पेन सबसे पहले आपके पास आएगा वो आप सिलेक्ट करोगे। तो ये हुआ आपका अर्जेंसी। ठीक है, आप ये अर्जेंसी वाला मोड, आपको चाहिए था क्या, आपको जब पेन था, आपको जो रिक्वायरमेंट थी वो चीज चाहिए थी अर्जेंटली, क्योंकि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी करने थे। तो आप उस पर ये चीज का ध्यान नहीं देते उसकी वैल्यू कितनी है, कितने रुपए का है। ठीक है, आप चाहते हो कि फटाफट फटाफट हो पाए, जल्दी से जल्दी मेरी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाए। ठीक है, अगर कोई कहता है कि भाई मेरे को एक पेन खरीदना है, आप फिर उसके बारे में तब डिस्कस करोगे, तब अच्छे से सोचोगे, जब आपके दिमाग पे कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं हो। ठीक है, पहले एग्जांपल में आप पे प्रेशर था कि आपको एक डॉक्यूमेंट था वो अर्जेंटली सबमिट करवाना है। ठीक है, फटाफट सबमिट करवाना क्योंकि डेडलाइन उसकी पहुंच चुकी थी। अब दूसरा एग्जांपल में मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें आपको डिस्कस करना है, जानना है, समझना है, एनालाइज करना है, प्राइसिंग देखनी कि भाई मेरे को अगर पेन चाहिए, ठीक है, अगर मेरे को एक पेन खरीदना है, मैं उसके बारे में पहले सोचूंगा, अगर मेरे पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होगा तो सोचा समझा, देन मैंने डिसाइड करा कि 15 रुपए का XYZ कंपनी का जो ये ब्लू कलर का पेन है मैं ये सिलेक्ट करूंगा, मेरे को ये वाला पेन चाहिए। ठीक है, तब आपने 40 100 रुपए ऐसे पेन नहीं उठाए, फिर 5 रुपए का आपने एक लोकल सा पेन नहीं उठाया, आपने फिर अपने हिसाब से ट्राई करके, जांच पड़ताल करके एक 15 रुपए का पेन आपने सिलेक्ट कर। ठीक है, इस टाइम पे आपके दिमाग पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं था, आपने पूरा स्टडी करा, एनालाइज करा, तब जाके पता चला। अब इस मोमेंट में जो दुकानदार होता है, ठीक है, जो दुकानदार होता है, जो बिजनेस वाला होता है, उसका मेन मोटिव ये रहता है कि वो अपना सामान जो है फटाफट वो आपको बेचे। ठीक है, वो इस पे टाइम वेस्ट नहीं करवाना चाहता कि भाई आप सोच विचार करो, आप एक दिन का टाइम लो, 2 दिन का टाइम लो, फिर उसके बाद दोबारा आना अगर आपका मन करा। वो ऐसा नहीं चाहता। अगर आप उसके पास जाते हो पेन लेने के लिए, जो स्टेशनरी वाला होता है, अगर आप उसके पास जाते हो पेन लेने के लिए, तो वो यही कोशिश करेगा कि आप जिस मोमेंट पे आए हो उसी टाइम पे आप पेन लेके चले जाओ। ठीक है, तो एक बिजनेस वाले की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उस मोमेंट पे कि भाई फटाफट उसको एक पेन बिकवाना ही है, जो उसकी सेल्स है उसको वो सेल करवानी है, क्योंकि जो लीड यानी जो कस्टमर उसके पास आई है वो क्या पता दोबारा ना आए। ठीक है, वो एक ही बार आया है। ठीक है, उसने बोला कि भाई भैया चलो ठीक है, आपके पास अभी पेन अवेलेबल नहीं है तो मैं कल आता हूँ। अब शायद वो कल दोबारा कभी आए ना, वो ये मोमेंट होने नहीं देता। उसको करना क्या होता है, उसको रोकना पड़ता है। रिटेन कैसे करेगा, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन जान के, सामने वाला कस्टमर, अगर उसको अर्जेंसी है तो आप उसको क्या कहते हो अपने वैरायटी दिखाते रहोगे, जितनी भी आपकी वैरायटी है उसको प्रेशराइज करोगे, उसके दिमाग में आपको फोमो क्रिएट करवाना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, एक डर बिठाना है कि अगर उसने ये पेन मिस कर दिया तो उसका क्या कहते हैं ये प्रॉब्लम हो सकती है, वो प्रॉब्लम हो सकती है, आपको पेन अगर चाहिए, अर्जेंसी है, तो अभी फटाफट आप इसे उठाओ। ठीक है, ये एक फोमो क्रिएट करने का तरीका हो गया आपका। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कि जो आप पेन बेच रहे हो, ठीक है, जो भी आप पेन बिकवाना चाहते हैं उसके सामने, आप उसके सामने अलग अलग ऑप्शन रखो। अगर आप पे वैरायटी पड़ी है तो अपनी वैरायटी दिखाओ, उसको कंफ्यूज कर दो कि भाई कितनी ज्यादा वैरायटीज है यहाँ पे, वो सिलेक्ट किस में से करे। ठीक है, कहीं ना कहीं तो वो रुकेगा। फिर देन उसके बाद आप अपने पॉइंट्स को
सामने लेकर आ सकते हो कि हाँ तो ये वाला पेन इन सब में सबसे बढ़िया है। क्यों? क्योंकि बजट फ्रेंडली है, इसके ये पॉइंट्स है वगैरह वगैरह, जो भी इसके यूएसपीज होंगे वो आपने बता दी। ठीक है, तो उसके दिमाग में क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल इल्यूजन क्रिएट होने लगेगा जो कस्टमर है, कि इतने सारे ऑप्शंस तो आपने दिखा दिए पर उसके बीच में एक मेरे को सिलेक्ट करना है, और उसमें दुकानदार ने मेरी मदद करी, ये अफोर्डेबल भी बोल दिया, सबसे बढ़िया पीस है ये बोल दिया, और लंबा चलेगा ये भी उसने बता दिया। तो सारे जितने भी यूएसपीस थे, प्राइसिंग का इल्यूजन था, ठीक है, वो सब बताने के बाद उसने क्या कहा कि आप ये वाला सिलेक्ट कर दो, ये सबसे बढ़िया है, और हमने वो सिलेक्ट कर भी दिया। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्या कहते हैं इल्यूजन क्रिएट करा जा सकता है। तो इसकी एक स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सेकंड होता है हमारा इजी स्टेप्स टू बिल्ड ट्रस्ट विद योर कस्टमर सो दे बिकम पावरफुल ब्रांड एडवोकेट्स हु आर विलिंग टू प्रमोट योर बिजनेस। आपको अपने कस्टमर के साथ एक अच्छा ट्रस्ट बनाना है, ठीक है, एक अच्छी रेपुटेशन बनानी है, एक अच्छी पहचान बनानी है, ताकि आगे चल के वही कस्टमर आपके पास और कस्टमर लेकर आए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके पास कस्टमर आया, आपने उससे बदतमीजी से बात करी, कोई भी आपने उसके साथ क्या कहते हैं अच्छे से व्यवहार नहीं करा, बिहेवियर आपका अच्छा नहीं था, रूड थे आप, ठीक है, उससे दिक्कत क्या आती है, ये रहेगा कि वो एक बार तो चलो सामान लेने आ गए, पर वो दोबारा नहीं आए, ना वो किसी को रेफर करेगा कि भाई आप यहाँ पर आओ, यहाँ से ये सामान लो, यहाँ से आप खरीदी करो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्कूल में जा रहे हो, ठीक है, आप किसी स्कूल में अपने बच्चे का या फिर अपना एडमिशन करवाने जा रहे हो, ठीक है, वहां पे क्या कहते हैं स्टूडेंट ने या फिर आपने एक्सपीरियंस करा कि जो पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा नहीं, टीचर्स जो है वो फ्रेंडली नहीं है, मिलते स्टूडेंट्स के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं बनाते, बस आए, जो पढ़ाना था पढ़ा दिया, बिना जाने कि किसी को समझ आया चल दिए। इन्वायरमेंट बेकार है, अच्छा नहीं है, प्रॉपर काम नहीं हो रहा, इंटरेक्ट नहीं कर रहे आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, स्टूडेंट्स ने फिर नेगेटिव रिव्यू करा पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स को बताया कि भाई ये गलतियां हो रही है यहाँ पे, ये दिक्कत है। तो अभी के दिन चलो एडमिशन करवा दिया, पर उसके बाद जो उनकी नेगेटिव प्रमोशन होगी उससे नहीं बच पाओगे। जो कस्टमर्स नेगेटिव प्रमोशन करते रहेंगे, आपके जो पेरेंट्स है जो बच्चे हैं, वो आपकी जो नेगेटिव प्रमोशन करवाएंगे, वो स्कूल क्या कहते हैं धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। जब तक आप अपने कस्टमर्स के साथ अच्छे से क्या कहते हैं बिहेव नहीं करते, जब तक आप उनके साथ साथ एक ट्रस्ट नहीं क्रिएट करते, ट्रस्ट बिल्डअप नहीं करते, तब तक वो आगे चल के आपके ब्रांड एडवोकेट्स या फिर आपके ब्रांड रेफरल्स नहीं बनने वाले। ठीक है, आपका बिजनेस तभी प्रमोट करा जाएगा जब आपके ब्रांड को एक अच्छी पहचान मिलेगी, एक अच्छा ट्रस्ट मिलेगा। और वो ट्रस्ट किससे मिलता है? आपकी सर्विस से। आप जो सर्विस कर रहे हो उसके पक्के रहो, जो आपने पॉइंट्स दिए हैं, जो आपने गारंटी दी है, उसको आपको कंप्लीटली प्रूफ करवाना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंपल मेथड्स टू स्ट्रेटेजिकली प्राइस योर प्रोडक्ट सो दैट यू आर मैक्सिमाइजिंग रेवेन्यू ऑन एवरी सेल। आपने ऐसा करना क्या है कि आप जो अपनी प्राइसिंग का टैग लगाते हो वहां पे एक इल्यूजन क्रिएट करना है सबके सामने। ठीक है, जितने भी कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारा ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है, वहां पे आपने देखा होगा कि नो कॉस्ट ईएमआई के ऑफर्स होते हैं। ठीक है, नो कॉस्ट ईएमआई, ठीक है, यानी आपको कोई भी एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे अगर आप इसको क्या कहते हो ईएमआई पर परचेज कर रहे हो तो। ठीक है, आपको कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने होंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा उस पर। और ये सरासर झूठ है। ठीक है, एक बहुत बड़ा झूठ है जो बोला जाता है आपको कि नो कॉस्ट ईएमआई है, जितने का सामान लिया उतने की ही आपको किस्तें भरनी है। ऐसा कभी पॉसिबल है? नहीं। ऐसे तो फिर वो नुकसान में ही जाएगा ना जिसने जिसने सामान बेचना है, अगर वो प्रॉफिट ही नहीं कमाएगा अपना ईएमआई से। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ये आरबीआई ने भी बोल रखा है कि हाँ ये बहुत बड़ा झूठ है, आपको ये फंसाने की टेक्निक है और कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा है, ऐसा नहीं है कि ये इलीगल है, बस ये सामने वाले कस्टमर जो होते हैं ना उनको बेट करने का एक तरीका है, उनको एक ट्रैप में फंसाने का तरीका है। नो कॉस्ट ईएमआई का लालच देके लोग सामान ले ले, ईएमआई पे परचेज कर ले, देन उसके बाद वो ईएमआई भरते रहेंगे, किस्तें भरते रहेंगे, उनको ये नहीं पता चलेगा कि वो जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो उससे ज्यादा ही भरते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक स्मार्टफोन है, ठीक है, उस स्मार्टफोन की रेट है 40,000 रुपए। नो कॉस्ट ईएमआई वाले करते क्या है, उसी 40,000 के फोन को 60,000 या 50,000 पे बेचते हैं। ठीक है, और उस पर लिख देते हैं कि भाई नो कॉस्ट ईएमआई। एक्चुअल में तो 40,000 में बिकता है, पर वो 50 या 60,000 में बेच रहे हैं ये टैग लगा के कि वो नो कॉस्ट ईएमआई पे मिलेगा आपको। ठीक है, यानी उन्होंने जो ईएमआई का प्रॉफिट होता है वो सारा उन्होंने एक्चुअल प्राइस के अंदर ही डाल दिया, और एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करवा दिया कि हाँ आप आओगे नो कॉस्ट ईएमआई देख के और ये सामान लेके जाओगे और हमें ईएमआई भरते रहोगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या, एक इल्यूजन में आप फंस गए, एक ट्रैप में आप फंस गए, और हमारा प्रॉफिट भी निकलता गया। समझ गए? तो
इस मेथड को भी आप ऐसे यूज कर सकते हो स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करने के लिए। बेसिकली आपने क्या कहते हैं, वो वाले प्राइसिंग टैग्स भी देखे होंगे, 999 रुपीज के, 499 रुपीज की, 199 की, जहाँ पे 99 डिजिट्स आते हैं, ठीक है। डबल नाइन यूज करते हैं, डबल नाइन स्ट्रेटेजी जो होती है। इसमें होता क्या है कि लोगों को एक ऐसा इल्यूजन मिलता है कि भाई हम डिजिट्स को कम कर रहे हैं, डिजिट्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सामान बेचता हूँ 1,000 रुपए का, ठीक है, दूसरी तरफ एक टैग है 999 रुपीज का, ठीक है, लोगों का ध्यान कहते हैं वो 3 डिजिट पे जाएगा क्योंकि वो कम है, ठीक है, दिखने में कम है, बस वो दिखने में कम है, वो एक इल्यूजन ही बन रहा है आपके दिमाग में, ठीक है, वरना इतना भी ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब 1 रुपए में कितना ही होगा चेंज, ठीक है। एक तरफ 1,000 है, दूसरी तरफ 999। उनको लगता है कि भाई वो 1,000 की 4 डिजिट होते हैं, 1 और 3 बार 0, 4 डिजिट्स। 999 की स्ट्रेटेजी होती है, उसमें होता है 3 डिजिट। अब आपको शायद अभी नहीं लग रहा होगा कि ऐसा कुछ होता है, पर थोड़ा आप नोटिस करके देखोगे, थोड़ा आप प्राइसिंग के बारे में जान के देखोगे, तो आप नोटिस ये करोगे कि हर कोई ये 999 की स्ट्रेटजी लगाता है, हर प्राइसिंग टैग में डबल नाइन, सिंगल बार नाइन, या फिर ट्रिपल, जितनी बार भी वो यूज करना चाहे वो 99 लगाता है, ताकि वो डिजिट की वैल्यू है ना वो कम दिखे, ठीक है। 200 रुपए, 250 रुपए के सामान को 199 में लिख देंगे, 500 रुपए के सामान को 499 में लिख देंगे, ठीक है। इससे लगता है डिजिट्स कम हो रहे हैं, वैल्यू कम हो रही है। फ्रंट नंबर देखते हैं ना सबसे पहले सारे, पीछे वाले जो नंबर होते हैं उन पे कौन जाता है, फ्रंट को ही चेक करते हैं सबसे पहले, जो हंड्रेड्स प्लेस पर होता है, ठीक है, हंड्रेड्स पे, थाउजेंड पे, जो आगे लगे रहते हैं, वहां से देख के तो हमें यही लगेगा, ऐसा इल्यूजन बनेगा कि भाई हाँ डिजिट कम हो रही है, इतने का हमें मिलेगा, और वो सामान वो फिर लेते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसी हमारी क्या कहते हैं स्ट्रेटेजी बनती रहती है प्राइसिंग की। उसके बाद आता है हमारा ब्रेक डाउन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स टू रीमार्केट टू योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स सो दे ऑलवेज कम बैक फॉर मोर। रीमार्केटिंग की स्ट्रेटेजी को दर्शाने के लिए ये वाला पॉइंट जो फोर्थ वाला है आपका ब्रेक डाउन का, ये रीमार्केटिंग के बारे में। अब रीमार्केटिंग बेसिकली होती क्या है, जो कस्टमर्स आपके पास आ चुके हैं उन्हीं को दोबारा से आपको एड दिखानी है, उन्हीं को दोबारा से अपनी प्रमोशन करवानी है, उन्हीं को अपना सामान बार बार शो करवाते रहना है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि मान लो कि मैं आपकी दुकान में या फिर आपके बिजनेस पे एक बार एक ऐसा लीड बन के आ जाता, ठीक है, मैंने आपकी सर्विस ली, सर्विस मेरे को अच्छी लगी, फिर उसके बाद क्या कहते हैं हम दोनों को अपने अपने रास्ते चल दिए। फिर होगा क्या, धीरे 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 आप मेरे को अपने रिमाइंडर्स भेजोगे, ठीक है, ऑफर मैसेजेस भेजोगे, आपको भी ऑफर मैसेज आते होंगे, ठीक है, कि व्हाट्सएप पे ऑफर मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं, ठीक है, आपकी एसएमएस आ रहे हैं ऑफर्स के बारे में, ज्यादातर जितने भी ऑफर्स होंगे कि आज हमारे यहाँ पे इतना डिस्काउंट है, आज हम इतने का कूपन कोड दे रहे हैं, ठीक है, अभी पाइए कि इतना परसेंट ऑफ आपको मिलेगा इस कोड को डालते ही, ठीक है। इस टाइप के जो ये ऑफर्स आते हैं ना, इससे होता क्या है, जो कस्टमर आपके पास आ रखा है उसको आपने फिर बुलाया, ठीक है, इसी ऑफर का लालच देते हुए, ठीक है। इससे फायदा क्या रहता है कि आपका जो कस्टमर गया हुआ है उसने आपके बारे में एक ट्रस्ट तो बना रखा है, एक रेपुटेशन बना रखी है कि हाँ भाई मैंने इसके बिजनेस में एंट्री ली थी, मेरे को इसका बिजनेस अच्छा लगा, इसने जो सर्विस दी थी बढ़िया थी, मैं शायद दोबारा यहाँ पर आऊँ, ठीक है। तो हमने करा क्या, वो शायद को अभी तक गारंटी में ले आए, वो शायद जो था उसका हमने उसको कंफर्म करवा दिया कि वो आएगा ही आएगा, ठीक है। कंफर्म कैसे करवाया, उसको ऑफर का लालच दिया, उसके दिमाग में फिर फोमो क्रिएट करवाया, उसको बार बार हमने अपने बारे में और बताते गए, भाई हमारे यहाँ ऑफर चल रहे हैं, सिर्फ ऑफर आपके लिए बनाए गए क्योंकि आप हमारे इतने नंबर के कस्टमर हो, फर्स्ट नंबर के फर्स्ट कस्टमर हो हमारे, ठीक है। ये सब बोल के जो हम अपनी स्ट्रेटेजी करते हैं, बटरिंग करते हैं, तो इससे होता क्या है, जो कस्टमर ऑलरेडी आपका सेट रहता है वो फिर आपके पास घूम फिर के आ ही जाएगा। इनफैक्ट क्या होगा कि वो जो कस्टमर है वो अपने साथ 4-5 लोगों को भी लेके आ सकता है रेफरेंस देके, ठीक है। कुछ प्रमोशंस होती हैं कि आप अगर अपने साथ 2 लोगों को, 3 लोगों को इनवाइट करते हो इस कोड के साथ, तो आपको एक ये बेनिफिट मिलेगा, आप ये कोड दूसरों को शेयर करो, और अगर उन्होंने इस कोड को यूज करा तो आपको ये बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। तो वो रेफरेंस क्रिएट करवाने की कॉस्ट स्ट्रेटेजी हो गई कि जो कस्टमर आपके पास आए उनको आपको फिर से बुलाते रहना है। और रीमार्केट करवाने के बहुत सारे सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, कि उनकी ईमेल निकलवा दो जब वो आपके पास आए, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म फिलअप करवा दो उनसे, ठीक है, एक कॉन्टैक्ट फॉर्म रहता है जो लैंडिंग पेजेस पे बनाया जाता है, उसका यूज करना, ठीक है। तो उससे होगा क्या, लोग अपने आप से ही आपको अपनी डिटेल्स देंगे, जैसे फोन नंबर हो गया, ईमेल हो गया, और उसको आप यूज कर सकते हो रीमार्केट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोजिशनिंग स्टेटमेंट वर्कशीट टू हेल्प यू क्राफ्ट योर मैसेज सो दैट योर बिजनेस स्टैंड आउट एज यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन, ठीक है।
आपको अब करना क्या है, एक ऐसी स्टेटमेंट दिखानी है, एक ऐसी टैगलाइन दिखानी है, एक ऐसा पॉइंट दिखाना है जो आपको अपने कंपटीशन से अलग स्टैंड आउट करवाए। ठीक है, एकदम अलग रखे। समझिए, आपको एकदम यूनिक बनना है तो आपको कुछ ऐसी टैगलाइंस यूज करनी पड़ेगी जो सिर्फ आप ही बोल पाओ, कोई और यूज ना करता हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ टेढ़ा है पर मेरा है, तो आपके दिमाग में क्या कहते हैं, कुरकुरे के एक ब्रांड बनने लगा होगा कि हाँ, ये सिर्फ इन्होंने ही यूज करा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही करके जितने भी टैगलाइंस बनती है, फॉर एग्जाम्पल डर के आगे जीत है। ठीक है, ये भी एक टैगलाइन है जिसकी माउंटेन ड्यू की। अब ये जो टैगलाइंस बन रही है, अगर ये कहीं पर भी यूज हो रही है, इनको अगर कोई भी बोल रहा है, बात कर रहा है, या फिर किसी कमर्शियल में ये टैगलाइन बोली गई है, तो आपको क्या लगता है कि हाँ, मैंने ये टैगलाइन कहीं ना कहीं सुन रखी थी। फिर आप उस रिकॉल करने लगते हो, और रिकॉल करने के बाद आपके दिमाग में ये लगता है कि हाँ, ये तो मैंने सुन रखी थी और ये इस कंपनी की थी। ठीक है, एक तरह से रिकॉल वैल्यू बनाने के लिए आप अपने बिजनेस की टैगलाइंस क्रिएट करते हो। ठीक है, ये है वो। लास्ट पॉइंट है आपका, एन इफेक्टिव ई कॉमर्स स्ट्रेटेजी ब्लूप्रिंट यू कैन यूज इन योर बिजनेस सो दैट यू कैन डिलाइट लीड्स थ्रू आउट द बायर जर्नी। एक ई कॉमर्स स्ट्रेटेजी का ब्लूप्रिंट बनाना, जिससे होगा क्या, आपकी जो बायर जर्नी रहती है, बायर जर्नी बेसिकली जो कस्टमर आपकी शॉप पर आया, शॉप पे आने के बाद उसने सामान को देखा, परचेज पे गया, चेकआउट पर गया और उसने ट्रांजेक्शन अपनी कर ली। ठीक है, तो ये वाली जो जर्नी है वो इजी रखनी है और इफेक्टिव रखनी है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखनी। उसको फॉर्म्स पे फॉर्म्स नहीं भरवाने। ठीक है, सिंपल रखो। एंड में एक चेकआउट फॉर्म, कितना उसने पे करना है, वो पेमेंट डिटेल्स कहाँ डालेगा, वो सब इतना डाल के आपको खत्म करना है, ज्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद आएगा कि जो ई कॉमर्स स्ट्रेटेजी होती है, ई कॉमर्स स्ट्रेटेजी में आ जाएगा जो आपने कूपन देके सामने वाले को रिमार्केट करके बुलाया, वो कूपन उसको सामने ही पता चलता है कि भाई हाँ, आप कूपन देख कर आए हो, लो यहाँ पे आपको कूपन एंटर करना है। ठीक है, एक ये स्ट्रेटेजी का आपका एक पार्ट बन जाएगा। ई कॉमर्स में एक और आएगा कि आपने जो प्रोडक्ट्स बना रखी हैं, जो आपने उसकी इमेजेस सिलेक्ट कर रखी है अपने प्रोडक्ट्स की, वो अट्रैक्टिव हो, हाईलाइटिंग हो, कि भाई लोगों की नजर उस पर पड़े। जो न्यू कस्टमर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है ई कॉमर्स की, सबसे पहले आप ही के पास आए। ठीक है, वो देखे कि हाँ भाई, एक नया प्रोडक्ट आया, एकदम यूनिक प्रोडक्ट आया, अलग ही लग रहा है, इसको एक बार चेक करते हैं। ठीक है, या फिर वो आपके अगर प्रोडक्ट को चेक कर रहा है, देखने आ रहा है, तो उससे आप फॉर्म भी भरवा सकते हो। ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो, ज्यादा इरिटेटिंग ना हो, इसका आपको खास ध्यान रखना है कि मुंह के सामने पॉपअप जो आ जाते हैं स्क्रीन पे, बहुत ज्यादा अनोइंग होते हैं, तो हमें उसको अवॉइड करना है, कम से कम यूज करना है। ज्यादा नहीं, कम से कम यूज करना है। ठीक है, और जो सामने वाला लीड है, सामने वाला कस्टमर है, उसको हमें क्या कहते हैं, खुश रखना है, दुखी नहीं करना है। ठीक है, तो ये है हमारे मेन पॉइंट्स की साइंस ऑफ सेलिंग ऑनलाइन की, कि क्या क्या हो सकते हैं, किन चीजों पे हमें ध्यान देना होता है और कैसे इन पे वर्क करा जाए। इसके बाद आता है हमारा, कि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन रहता है, ठीक है, उसको कैसे हम समझे। हमारे ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, तीन लेवल्स होते हैं साइंस ऑफ ऑनलाइन सेल्स के अंदर। ठीक है, उनको जानना भी इंपॉर्टेंट है।